नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल की खबर के साथ, जहां के ऐतिहासिक मिंटो हॉल का नाम अब बदलने जा रहा है और इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मिंटो हॉल का नया नाम कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर होगा। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया है। तस्वीरें भी आज के कार्यक्रम के दौरान की दिखा रहे हैं। भगवा रंग से उसके पिलर्स को सजाया गया है। बीजेपी के झंडे तमाम जगहों पर नजर आ रहे हैं। आज यहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। यहीं पर ऐलान किया, मिंटो हॉल का नाम बदलकर अब कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर रखा जाएगा। इससे पहले हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया और अब राजधानी भोपाल में ही ये दूसरी ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जिसका नाम बदला जाना तय है। ऐलान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। अब आप बताओ, ये धरती अपनी, ये मिट्टी अपनी, ये पत्थर अपने, ये गिट्टी अपनी, ये चूना अपना, ये गारा अपना, ये भवन अपना, बनाने वाले मजदूर अपने, ये पसीना अपना और नाम मिंटो का। जिनने ये नेता गढ़े, जिनने कार्यकर्ता बनाए, जिनने पूरे मध्य प्रदेश में वट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, और इसलिए मिंटो हॉल का नाम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल किया जाएगा। शुक्रवार को बीजेपी जंबो कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें नया लक्ष्य भी तय किया गया और कांग्रेस को खूब कोसा भी गया। सीएम ने कहा कि हम काम भी अच्छा करेंगे और राजनीति भी अच्छी करेंगे। आखिर बीजेपी का नया लक्ष्य क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। पहली बार जंबो कार्य समिति की एक्चुअल मीटिंग। बैठक में रखे गए कई अहम प्रस्ताव। आइडियल कार्यकर्ता बनाने का संकल्प। 10% वोट प्रतिशत बढ़ाने का भी टारगेट। संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे कि हम प्रत्येक बूथ पर जो 10-11% वोट शेयर हमको बढ़ाना है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारा संकल्प है कि कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष पर अपने संगठन काम के विस्तार के साथ जहां कमजोर है वहां काम को कैसे बढ़ाएंगे और संगठन काम के सुदृढ़ीकरण के साथ मध्य प्रदेश के अंदर 51% वोट शेयर का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य तय कर लिया है। कार्य समिति की बैठक में ये भी दिखा कि बीजेपी नेताओं के बीच जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है। एक नजारा ये भी दिखा कि कैलाश विजयवर्गीय सिंधिया की तारीफ करते दिखे। तारीफ भी की आपने सिंधिया जी के बारे में भी कहा है। अरे नहीं, वो तो तारीफ तो जो अच्छा काम करेगा उसके करनी चाहिए। वहीं प्रदेश में बेटियों की जन्म दर में बढ़ोतरी का भी जश्न मनाया गया। बेटियों के मामा कहे जाने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान का तो बीजेपी महिला नेताओं ने सम्मान भी किया। बैठक बहुत दिनों बाद हुई है एक्ट पर, लेकिन अद्भुत हुई। और मैं अभूतपूर्व भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बैठक की योजना बनाने के लिए, बैठक की सारी व्यवस्थाओं के लिए, बैठक के स्वरूप के लिए और अंततः बैठक से निकलना क्या कंक्लूजन, निष्कर्ष, उस निष्कर्ष के लिए जो योजना हमारे प्रभारी जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय सुहास भाई साहब ने, हितानंद जी ने बनाई है, मैं मुक्त कंठ से आपको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कोरोना काल में ही इस जंबो कार्य समिति का गठन हुआ था, जिसमें सिंधिया समर्थकों को भी शामिल किया गया। वैसे तो इसकी पहली मीटिंग वर्चुअल थी, लेकिन दूसरी मीटिंग में ये मजबूरी भी खत्म हो गई। और तो और बीजेपी नए लक्ष्य के लिए तैयार भी दिखी। इस बैठक में विपक्ष की नकारात्मकता पर भी चर्चा हुई। जनजातीय दिवस मनाए जाने पर भी बात हुई। 8 करोड़ वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बनाने को भी प्रमुखता से रखा गया। और तो और गरीब कल्याण के क्षेत्र में किए गए कामों पर भी मंथन हुआ। सबसे खास बात और सबसे अहम बात यही है कि देश में बीजेपी आदर्श कार्यकर्ता बनाएगी और वोट प्रतिशत
51% तक बढ़ाएगी। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। मंत्री बिसाहूलाल सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल उनके बेतुके बयान पर अब बवाल खड़ा हो गया है। करणी सेना राजपूत महासभा ने उनसे माफी मांगने को कहा है, तो कांग्रेस ने बिसाहूलाल के बोल पर तंज कसा है। क्या है मामला, देखिए इस पूरी रिपोर्ट के जरिए। बेतुका बोल, विरोध लिया मोल, बिसाहूलाल ने किया सेल्फ गोल। बयानों ने बीजेपी को चौंकाया, कांग्रेस के लिए बना मौका। दोनों को समान रूप से काम करना चाहिए और खासकर जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग, वो अपन घर के और कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल देते था। और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव की महिला कराते, यही काम करती है ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए। और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाकर उनका महिला का बाहर न निकले तो पकड़ के बाहर निकाल, उन्हों का समाज के साथ काम करना चाहिए, तभी ना ये महिलाएं आगे बढ़ेंगी। खुलेआम मध्य प्रदेश के मंत्री का ये बेतुका ज्ञान अब उनके लिए आफत बन गया है। उच्च वर्ग की सोच और उनकी महिलाओं को लेकर टिप्पणी मंत्री को भारी पड़ गई है। सवाल यही है कि बोलने से पहले ये नेता सोचते क्यों नहीं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अनूपपुर और रीवा में करणी सेना राजपूत महासभा का ये प्रदर्शन भी यही कह रहा है। नारेबाजी कर रहे इन लोगों की मांग है कि मंत्री अपने बयान पर माफी मांगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल का पुतला फूंका है। उन्होंने कल महिलाओं के कार्यक्रम में एक बयान दिया था कि हमारे समाज की महिलाएं खेतों में काम करती है, धान काटती है, जबकि स्वर्ण समाज की महिलाएं घरों में रहती है। अगर बराबरी का अधिकार दिलाना है तो उन महिलाओं को पकड़ कर घर से बाहर निकालो, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम लोगों ने पूरे प्रदेश में आज उनका पुतला फूंका है। साथ ही वो जहाँ जाएंगे उनका विरोध होगा और सरकार से हम लोगों ने मांग की है कि उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से ले और नारी के सम्मान को जो ठेस उन्होंने पहुंचाई है उसके लिए उनको सजा दे। इन सबके बीच बिसाहूलाल के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे मौके की तरह ले रही है तो बीजेपी बयान से पल्ला झाड़ रही है। इनकी आत्मा की आवाज आ रही है, ये सोच है। तो मैं समझता हूँ कि वो अपील बिसाहूलाल जी की तरफ से अगर हुई होगी तो ये हुई होगी कि सारे समाज के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ये उनका भाव हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस इसको राजनीतिक मोहरा बना रही है और राजनीतिकरण करना चाहती है, तो हम तो कमलनाथ जी से कहेंगे कि पहले उन नेताओं से क्षमा याचना करवाओ जिन्होंने मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहा था और इमरती देवी को आइटम कहा था। पहले कांग्रेस के वे लोग, स्वयं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष पीसीसी अध्यक्ष, वो पहले माफी मांगे। बेतुके बयान देने वालों में बीजेपी और कांग्रेस में कई चेहरे हैं, लेकिन हाल ही में बीजेपी की तरफ से ऐसे बयानों का आना चिंता बढ़ाने वाला है। कभी कांग्रेसियों के घुटने तोड़ने वाले कथित बयान पर रामेश्वर शर्मा चर्चा में रहे। उससे पहले प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भाषाई ज्ञान की वजह से ये बोल गए कि बीजेपी के एक जेब में ब्राह्मण तो दूसरे में बनिया है। अब बिसाहूलाल उच्च वर्ग की महिलाओं को लेकर बेतुका बयान दे गए। इसी तरह इससे पहले दिग्विजय सिंह का टंचमाल, कमलनाथ का आइटम वाला बयान भी परेशानी खड़ी कर चुका है। सवाल यही है कि ये जुबान फिसलती क्यों है? क्या नेता नहीं जानते कि ऐसे बयान क्या असर डालेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, रिपोर्ट कई तरह के सवाल खड़े कर रही है जिनके जवाब भी मिलना ज़रूरी हैं। इस बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ सीएम हाउस घेराव में जख्मी एनएसयूआई कार्यकर्ता का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि कार्यकर्ता सरकार के कान खोलने गए थे, लेकिन सरकार ने हमेशा की तरह पुलिस बल का प्रयोग किया। कमलनाथ ने इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि कृषि कानून पहले से ही किसानों के हित में नहीं था। मैं अपने साथी को देखने आया था जिसको कल पुलिस ने पीटा है। किसान आज भटक रहा है, किसान दुखी है। खाद की बात होए, मूल्य की बात होए, मोदी जी कहते हैं ये किसानों के हित में है। किसान कहते हैं हमें चाहिए नहीं कानून, हमें ये सुविधा नहीं चाहिए जो आप दे रहे हैं, पर वो कहते हैं नहीं आप लीजिए। जब तक समर्थन मूल्य
समर्थन मूल्य कृषि क्षेत्र का की एक नींव है और जब तक समर्थन मूल्य की गारंटी ना मिले, आज मध्य प्रदेश में भी 22-23% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है। समर्थन मूल्य इंदिरा जी लाई थी, इंदिरा गांधी जी की सोच थी। सबसे बड़ी क्रांतिकारी कदम जो इंदिरा गांधी ने उठाया था वो समर्थन मूल्य का। और इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कमलनाथ किस्मत से सीएम बन गए थे, कमलनाथ का भाग्य रहा होगा इसलिए वो सीएम बने थे। कमलनाथ की सक्रियता पर सवाल पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि कमलनाथ पर ना बोला जाए तो ही अच्छा होगा। बड़े सक्रिय दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। मैं कमलनाथ पे कोई टिप्पणी करूं क्या? मुझे लगता है कि भाग्य से वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे, उनका भाग्य रहा होगा, प्रारब्ध रहा होगा। इससे आगे अभी मैं आज की तारीख में ना बोलूं तो अच्छा होगा। मैं कमलनाथ पे कोई टिप्पणी करूं क्या? मुझे लगता है कि भाग्य से वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे, उनका भाग्य रहा होगा, प्रारब्ध रहा होगा। इससे आगे अभी मैं आज की तारीख में ना बोलूं तो अच्छा होगा। चलिए अगली खबर भी राजधानी भोपाल से है। भोपाल के पिपलानी इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया। इस मामले में 16 साल की लड़की और उसकी दादी की मौत हो गई, जबकि बाकी 3 लोगों का इलाज चल रहा है। जहर खाने वालों में 2 महिलाएं और 2 बच्चियां शामिल हैं। पुलिस ने गंभीर हालत में सभी को पटेल नगर के अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरा मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आनंद विहार कॉलोनी है, वहां पर जोशी परिवार रहता है। उस परिवार के 5 सदस्यों ने जहरीली वस्तु खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। सूचना मिलने पर उनको अस्पताल में भेजा गया है। इसमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें एक पूर्वी है और दूसरी नंदिनी, इनकी इसमें मृत्यु हो चुकी है। उसमें घटनास्थल पे सुसाइड नोट हैं, उन सुसाइड नोट का अध्ययन किया जा रहा है और उसमें जो नाम हैं उनके क्या साक्ष्य हैं उनको विवेचना में लाकर कार्रवाई की जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के विभाजन को कभी ना मिटने वाली वेदना बताया। संघ प्रमुख ने बंटवारे पर लिखी एक किताब के विमोचन के मौके पर दोनों तरफ की आवाम को और सरकारों को एक नया विचार दिया है। क्या है ये विचार, देखिए ये खास रिपोर्ट। हमको जो खंडित हुआ उसको फिर से अखंड बनाना पड़ेगा। ये अपना राष्ट्रीय, धार्मिक सब प्रकार से कर्तव्य। देश के बंटवारे को लेकर एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी बात कही है। नोएडा में विभाजनकालीन भारत के साक्षी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के मौके पर उन्होंने अखंड भारत की संकल्पना के विचार को एक बार फिर देश के सामने रखा। उन्होंने कहा, मातृभूमि का विभाजन कभी ना मिटने वाली वेदना है। ये दर्द दोनों तरफ से खत्म होगा जब देश का विभाजन निरस्त होगा। संघ प्रमुख के बयान का पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने भी समर्थन किया है। विभाजन की पीड़ा हमारे मन से गई नहीं है। ये भारत माता की भुजाएं कटने जैसा हुआ था। इसलिए अपने संकल्प पर बोलना ये कोई नया पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लिया है, ये हमारे हृदय का संकल्प है। इजरायलियों ने शताब्दियों बाद अपने लक्ष्य को पा लिया, तो हमें लगता है कि पाकिस्तान तो अपनी मौत मरेगा, हमें शायद कुछ न करना पड़े। देश के बंटवारे को लेकर हमेशा से संघ सवाल उठाता रहा है, लेकिन किताब के विमोचन पर संघ प्रमुख ने कहा कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व का प्रश्न है। भारत के विभाजन का प्रस्ताव ही स्वीकार इसलिए किया गया ताकि खून की नदियां ना बहें, लेकिन उसके उलट तब से अब तक कहीं ज्यादा खून बह चुका है। हालांकि कांग्रेस इस विचार की अपने तरीके से व्याख्या कर रही है। कौन ने रोका है? ये इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अब आप ओके भी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, कौन ने रोका है? पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको पे हमला करके हिंदुस्तान में मिला लें, स्वागत करेंगे। संघ प्रमुख के बयान को अपने अपने तरीके से देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं, लेकिन संघ शुरू से देश के बंटवारे को लेकर अपने विचार जाहिर करता रहा है। इस बार भी मोहन भागवत ने कहा कि मानवता के लिए भारत को दुनिया को रास्ता दिखाना होगा, तो ऐसे में हमें इस कर्तव्य पथ पर चलना होगा
और विजय भारत की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस और बीजेपी ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। निकाय चुनाव संचालन को लेकर बीजेपी ने प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है, जिसमें अजय चंद्राकर को पंचायत प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं गोमती साय को पंचायत सह प्रभारी बनाया गया है। इनके अलावा अमर अग्रवाल को नगरीय निकाय प्रभारी तो संतोष पांडे को नगरीय निकाय सह प्रभारी बनाया गया। वहीं धर्मलाल कौशिक को रिसाली नगर निगम का प्रभारी बनाया गया, तो ब्रजमोहन अग्रवाल को भिलाई चरौदा नगर निगम का प्रभार दिया गया। आपको बता दें कि प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में 20 दिसंबर को चुनाव होना है और 23 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने साल 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख से ज्यादा मकान बनाने का लक्ष्य वापस ले लिया है। केंद्र का कहना है कि योजना की प्रगति में राज्य सरकार कोई रुचि नहीं दिखा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय योजनाओं को चलाने में मोदी सरकार असफल है। इस मुद्दे पर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ में अटका अपना घर का सपना, राज्य केंद्र के बीच रार, पीएम आवास योजना में दरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में 2022 तक सबके लिए अपना मकान हो और इसी लक्ष्य को लेकर पीएम आवास योजना के तहत सभी प्रदेशों में लगातार मकान निर्माण जारी है। इस योजना में 60% अंश केंद्र का होता है, जबकि मकान निर्माण की लागत का 40% राज्य को वहन करना होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह योजना राज्य सरकार के एक फैसले के बाद अधर में लटक गई है। दरअसल राज्य सरकार ने अपने हिस्से की 40% राशि जमा करने से इनकार कर दिया है। तर्क दिया जा रहा है कि योजना को चालू रखने के लिए राज्य को 10,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ेगा, जिसके लिए राज्य तैयार नहीं है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पीएम आवास योजना में केंद्र से 90% अंश की मांग रख दी है। राज्य सरकार ने कमिटमेंट किया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लेके काम करना, क्योंकि आवास में बजट से पैसा नहीं, सीधे ये लोन लेके पैसा लगना था और 10,000 करोड़ रुपए लगेंगे ये 8 लाख आवास बनाने के लिए। इस साल और अतिरिक्त लोन लेने की जो दिक्कत हो सकती है राज्य सरकार के सामने, उस कारण से ये राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। हम लोग ये चाहेंगे कि अगले वर्ष जो कोटा मिलेगा उसको हम पूरा करेंगे। एक तरफ केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है और दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि हम पूरा नहीं कर रहे हैं। पहले तो इंदिरा आवास था, उसको नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास हो गया, उसमें भी अब 60-40 का रेशियो। तो पूरा देना, और हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे। हमारे पास जैसे राशि होगी हम फिर से वो राशि जमा करेंगे और गरीबों को मकान बनाएंगे। राज्य सरकार के इस रुख को देखते हुए केंद्र ने इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में बनने वाले 7,82,000 मकान के लिए आवंटित राशि वापस ले ली है। तकरीबन 11,000 करोड़ रुपयों का अंशदान रुकने के बाद लाखों लोगों के अपने घर का सपना अधर में दिखाई दे रहा है। योजना पर छत्तीसगढ़ में ब्रेक लग गया है, तो वहीं बीजेपी इसे लेकर अब राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। आज जो पत्र आया है और वो पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है 7,80,000 मकान जो छत्तीसगढ़ सरकार को बनना है, जिसमें 60% राशि केंद्र सरकार के दिया जाना है। 11,600 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने दिया, मगर राज्य सरकार ने एक भी आवास नहीं बनाया। 3 नोटिस के बाद इस सरकार ने मकान नहीं बना पाया और वो पूरे इस बार फाइनल नोटिस केंद्र सरकार से मिल गया है कि वो 7,800 मकान कैंसिल किए जाते हैं और आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना से इनको अलग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अटकने से पीएम मोदी का सबको छत का सपना 2022 तक पूरा हो पाएगा, यह संभव नहीं दिख रहा है। हालांकि योजना रोके जाने को लेकर राज्य के अपने तर्क हैं और केंद्र के अपने, लेकिन ये तय है कि केंद्र और राज्य की लड़ाई में अगर कुछ टूटेगा तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के गरीबों के मकान का सपना ही होगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।